हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान विधि को कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा कवर करेंगे। इसमें हम संविधान विधि को समझेंगे और अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, केस लॉज को पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट का वेटेज आपके एग्जाम में 10 नंबर का रहेगा। ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, इसको आज अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर आपको ये पीडीएफ और इससे पहले जितने भी सब्जेक्ट मैंने कवर करवाए हैं उन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए और साथ में मैंने 1000 क्वेश्चंस की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों को प्रोवाइड करवाई हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं से प्रोवाइड करवा पाऊँगा मैं। अदरवाइज़ मेरे पास में कोई और जरिया नहीं है आपको प्रोवाइड करवाने का। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर 847 स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है। सभी को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है। ये मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है। मैंने अभी नेट ऑफ कर रखा है। आपको ये देखो, मैंने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। साथ में जितने भी वीडियो में बनाता हूँ सारी पीडीएफ में प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंत में डाल दूँगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। संविधान विधि को शुरू करते हैं। उससे पहले संविधान को समझते हैं कि संविधान क्या है। तो मैं आपको बता दूं सबसे इजी लैंग्वेज में कि संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसा दस्तावेज जो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। मैंने पीडीएफ में भी यही लैंग्वेज यूज की है। संविधान उन नियमों, कानूनों, विधियों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये देश का सर्वोच्च कानून है, लिखित दस्तावेज है, राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है और संविधान के जरिए सरकार और उसके संगठनों के मौलिक ढांचे, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। साथ में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी बताता है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों को ही बताता है। या मैंने और मेंशन कर रखा है, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाला दस्तावेज संविधान कहलाता है। अब संविधान को दो ही लैंग्वेज में बताया गया है, यानी कि संविधान को दो लैंग्वेज में साइन किया गया था। एक इस आधार पर कहे तो इसके दो नाम होंगे, एक भारत और एक इंडिया। फिर ये जो संविधान है ये संविधान पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान पारित हुआ था यानी कि संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों दिनांक आपको ध्यान में रखनी है, दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है, दोनों इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें जान लेते हैं। मूल संविधान में टोटल आर्टिकल थे 395 और टोटल पार्ट थे 22, यानी कि कुल अनुच्छेद 395 और कुल भाग थे 22 और टोटल शेड्यूल यानी कि अनुसूचियाँ थी 8। मूल संविधान की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अभी संविधान में 395 अमेंडमेंट हुए हैं, 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल है और 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अनुच्छेदों का बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ भी गए हैं और पूछा जा सकता है एआईबी में, पर लेकिन ऐसा सवाल नहीं पूछेगा वो कि कितने अनुच्छेद अभी वर्तमान में है। आपको यही ध्यान रखना क्योंकि बेर एक्ट में तो आपके यही दे रखा है, बेर एक्ट में आपके ये दे रखा है, ये वाला पोर्शन आपके बेर एक्ट में दे रखा है। चलिए, हाँ, ये एक सवाल बन सकता है कि अब तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं।
तो अब तक कुल 106 अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं संविधान का निर्माण। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते ताकि संविधान को अच्छे से समझ पाएंगे। संविधान बना था, बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लगभग खर्च हुआ था 64 लाख। कुल बैठक हुई थी 165 और 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार BN राव को कहा जाता है और संविधान का जनक कहा जाता है BR अम्बेडकर को। आपको ध्यान में रखना है दोनों बातें। संविधान की पहली सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके टेम्परेरी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर दूसरी सभा हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे कि संविधान का मूल आधार कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान का मूल आधार कहते हैं। संविधान का प्रथम प्रारूप भी रखा था BN राव ने, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। और फिर बनी प्रारूप समिति, जिसके 7 सदस्य थे, जिसके हेड थे, अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। 7 सदस्यों के नाम भी मैंने मेंशन किए हैं। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादिया कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, DP खेतान, जिसकी मृत्यु होगी। उसके बाद TT कृष्णमाचारी बने। फिर 7 नंबर पे BL मित्तर, त्यागपत्र दे दिया उन्होंने। फिर उनकी जगह पर N माधवराव प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। अब देखते हैं शासन व्यवस्था। किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। अभी यहाँ पर सरकार जो है वो कोई भी पर्टिकुलर सरकार नहीं होगी कि आप समझ लो कि BJP या कांग्रेस, उसको नहीं समझना है। यहाँ सिर्फ सरकार शब्द दे रखा है। शासन व्यवस्था का संचालन करेगी सरकार। सरकार अपने आप में एक संस्था है। ठीक है, मैं किसी भी व्यक्तिगत पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से ही बता रहा हूँ। फिर सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होंगे। पहला अंग होगा विधायिका। ठीक है, जो कानून बनाने का कार्य करता है, विधायिका विधायी कार्य करेगा। दूसरा होता है कार्यपालिका, जो प्रशासनिक कार्य करेगा। फिर तीसरा होता है न्यायपालिका। तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो न्यायिक कार्य करता है। तो ये तो 3 अंग हो गए, ये भी आपको ध्यान में अच्छे से रखने हैं। 3 अंग हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर संविधान में शक्ति पृथक्करण भी कर रखा है। संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को साथ में पढ़ेंगे। संघ सरकार को दे दिया राष्ट्रपति, तो राज्य सरकार में आ गया राज्यपाल। फिर संघ सरकार के पास में चले गए प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो यहाँ पर राज्य सरकार के पास में आ गए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और उसके बाद सदन दे दिए गए संघ सरकार को, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। और फिर राज्य को भी दे दिए गए विधानसभा और विधानमंडल। फिर सुप्रीम कोर्ट दे दिया गया संघ सरकार को, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट दे दिया गया राज्य सरकार को। तो ये हो गया आपका शक्ति पृथक्करण। भारत की शासन व्यवस्था, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। भारत की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये तीनों बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। भारत की जो शासन व्यवस्था है उनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको अच्छे से इसको भी पढ़ के जाना है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। लोकतंत्रात्मक, उसके बाद में संघात्मक। यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है। संघात्मक शासन व्यवस्था, उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था। तीनों ही
विशेषताएं हैं भारत की शासन व्यवस्था की। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ बातों को। कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ये तो सभी को पता होगा, और वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। फिर पढ़ते हैं विधेयक के बारे में। विधेयक कानून निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रपत्र होता है। कानून जब भी पारित करना होता है तो जिस प्रपत्र को लेकर के आएंगे उसे विधेयक कहेंगे। और इसे कौन तैयार करती है? इसे विधायिका तैयार करती हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, विधेयक जो है वो विधायिका द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। दोनों सदन यानी कि पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में रखा जाएगा। दोनों सदन हैं ये संसद के। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित कर दिया जाता है। तब जो विधेयक है, बिल को भेजा जाता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए। अगर यही कानून, ये पहले आप संघ के लिए पढ़ रहे हैं कि संघ अगर कोई कानून पास कर रहा है तो संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा, फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। और अगर राज्य कोई कानून पास कर रहा है तो विधानसभा में, विधानमंडल में रखा जाएगा। वहाँ से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास में भेजा जाएगा। तो इस तरह से कोई बिल, अधिनियम बनता है। जैसे कि अभी आपका, जैसे ये BNS का एग्जाम्पल लेते हैं, तो BNS को सबसे पहले संसद में रखा गया। किसने रखा? गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था। और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में रखा, लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, उसके बाद में राष्ट्रपति को भेजा गया असेंट के लिए। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। दो प्रकार के, एक सरकारी विधेयक जिन्हें मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जो कि वित्त व धन विधेयक होते हैं, और गैर सरकारी विधेयक दूसरा जो सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं कि संविधान से विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। संविधान में विदेशी स्रोत को पढ़ेंगे, कहाँ से क्या क्या लिया गया है संविधान में। सबसे पहला अमेरिका, USA को पढ़ते ही कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका से क्या लिया गया। अमेरिका से भारत ने प्रस्तावना ली है, मौलिक अधिकार लिए हैं, राष्ट्रपति आया है, और लिखित निर्मित संविधान भी लिया गया है। आपके AIB के एग्ज़ाम में सिर्फ इतना पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से आए हैं, तो आपको बताना है अमेरिका से। प्रस्तावना भी पूछ ले तब भी आपको अमेरिका ही बताना है। फिर आता है ब्रिटेन से अपन ने ली है संसदीय शासन व्यवस्था को। फिर आता है आयरलैंड से अपन ने लिए नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। फिर अपन ने कनाडा आता है, कनाडा से अपन ने लिया संघ राज्यों में शक्ति विभाजन। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया से अपन ने प्रस्तावना की भाषा को लिया है और समवर्ती सूची भी ली है। तो लेकिन इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, AIB के लिए इतना सफिशिएंट है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, ये एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। प्रस्तावना को लिया तो गया था अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा को अडॉप्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया से। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है सोवियत संघ, रूस से अपन ने लिए मौलिक कर्तव्य। तो दोनों ही बातें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक अपन ने लिए USA से, अमेरिका से। फंडामेंटल राइट आया अमेरिका से, ड्यूटी चाहिए अपने रसिया से, रूस से ली है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आता है फ्रांस से लिया है गणतंत्र। जापान से लिए न्यायिक समीक्षा। और दक्षिण अफ्रीका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार पूछा जाता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में दे रखा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपके पास में डायरेक्ट होगा तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपको मिल जाएगा। फिर आती है प्रस्तावना को मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा है ताकि समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा,
भारत पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं रहेगा, भारत अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न है, विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं रहेगा। फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों का तो मतलब आपको पता ही है। ये दोनों शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में अमेंडमेंट करके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे जब अपन अमेंडमेंट को पढ़ेंगे तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका कवर हो जाएगा। 10 नंबर का लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जा रही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी जा रही है, 5 प्रकार की। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। फिर 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा की और समता की, अवसर की, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है संविधान, और संविधान में उसकी प्रस्तावना प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ये सारा लिखा गया है, मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपके होगी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से मेनली क्या पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय देता है। 3 प्रकार के तो न्याय देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता देता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। और कितने प्रकार की समानता देता है? तो 2 प्रकार की समानता देता है, अवसर की, प्रतिष्ठा की और अवसर की, ये दोनों ही। तो ये मेन पूछा जाता है प्रीएम्बल से। अब प्रीएम्बल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, कुछ मैंने स्पेशली लिखा है इस पीडीएफ में आपके लिए। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। ये व्यवस्था ली गई है अमेरिकी संविधान से और भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का मूल आधार 13/12/1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा गया है। इसे नीलपत्र या प्रतिबिंब भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये 2 नामों से भी प्रस्तावना को जाना जाता है। और प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना को कहा गया है। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस आता है सुप्रीम कोर्ट का 1967 में गोलकनाथ, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस, जिसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था। तो ये भी केस बना के पूछ सकता है कि कौन से केस में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस था। मैंने मेंशन भी किया था, मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजे थे उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। कि ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया, आपको इतना नहीं पूछेगा। 1960 में एक केस हुआ था री बैरोबारी बनाम भारत संघ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारत का भाग नहीं माना था। प्रस्तावना जो है वो भारत का भाग नहीं है। कौन सा केस था? री बैरोबारी बनाम भारत संघ का केस था 1960 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट केस आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले डिसीजन को बदल दिया और बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, मतलब कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों केसों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है।
फिर आया 42वां संविधान संशोधन। इसमें 2 शब्द जोड़े गए। पहली बार प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ था, एकमात्र संशोधन जो कि पहली बार हुआ था। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 42वां संशोधन था जिसमें जोड़े गए थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन बना के पूछ ले गए एबी में कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ध्यान में रखना 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। फिर इसको समझ लेते हैं कि इसमें संविधान में क्या क्या है। संविधान में 395 यानी कि 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ व राज्य क्षेत्र है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। ये आपको ध्यान में रखना है। भाग 2 नागरिकता के बारे में बात करता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 होंगे और ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में अच्छे से पढ़ के जाना मौलिक अधिकारों को, क्योंकि कई बार मौलिक अधिकारों से अक्सर सवाल पूछे गए हैं एआईबी में। फिर आपके आता है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार जब मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी अधिकार है जीवन जीने के लिए और ये एक्शनेबल होते हैं यानी कि वाद योग्य होते हैं। इनके लिए आप दावा लेकर के जा सकते हो न्यायालय में। और फिर अगर आप मान लो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये एक्शनेबल होता है यानी कि वाद योग्य होता है। इसके लिए आप न्यायालय में दावा ला सकते हो। लेकिन आप भाग 4 को पढ़ोगे जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, उसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये एक्शनेबल होते हैं, ये एक्शनेबल नहीं होते हैं। फिर पढ़ते हैं भाग 4A को मौलिक कर्तव्य। आपके 11 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि एक्शनेबल तो नहीं है, ये भी एक्शनेबल नहीं होते यानी कि वाद योग्य नहीं होते हैं, लेकिन इनके उल्लंघन पर सज़ा ज़रूर दी जाएगी। फिर भाग 5 में संघ के बारे में बात की गई है। भाग 6 में राज्य के बारे में। भाग 7 में कुछ भी नहीं बोला गया है। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र के बारे में बात की गई है। वर्तमान में 28 राज्य और कुल 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट भाग 9 में पंचायत के बारे में बात की गई है। भाग 9A में नगर पालिका के बारे में बात की गई है। भाग 9B में सहकारिता के बारे में बात की गई है। भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 11 में संघ राज्य संबंध के बारे में बात की गई है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति एवं सुविधा के बारे में बात की गई है। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बात करता है। और भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान करता है। भाग 14 अधिकरण के बारे में प्रावधान करता है। भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान करता है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में प्रावधान किए गए। भाग 18 में आपात उपबंध बताए गए हैं। भाग 19 प्रकीर्ण होगा आपके। और भाग 20 संविधान संशोधन प्रक्रिया इसमें बताई गई है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान दे रखे हैं। और लास्ट आपका भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, जो कि अदर एक्ट जितने भी आपने पढ़े आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और सीपीसी, अब आप बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए जितने भी एक्ट आप पढ़ते हो सब में पहली सेक्शन जो होती है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और इन्फोर्समेंट की बात करती है, लेकिन संविधान में उल्टा है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में बात की गई है। फिर बात करते हैं शेड्यूल की। 12 शेड्यूल है टोटल अपने पास में। आपको बेरेक लेकर के जाने दिया जाएगा एएबी के एग्ज़ाम में विदाउट शॉर्ट नोट वाला, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा आपको पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है सिर्फ। यहाँ से आपके बेरेक में लिखा है, यूज कैसे करना है वो यहाँ से आपको
सीखने को मिल जाएगा वीडियो से। शेड्यूल आपके दे रखी है टोटल 12। पहली शेड्यूल संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बात करती है, नाम व सीमाओं का उल्लेख। और फिर उसके बाद में अनुसूची 2 वेतन भत्तों के बारे में बात करेगी। अनुसूची 3 शपथ के बारे में बात करती है। शेड्यूल 4 राज्यसभा के राज्यों को प्रतिनिधित्व के बारे में प्रावधान करती है। 5 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। 6 असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात करती हैं। फिर बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में। संघ, ये 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची, इसमें शक्ति विभाजन के बारे में बात की गई है संघ और राज्यों के बीच में, और 3 लिस्ट दे रखी है, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, और राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। फिर शेड्यूल 8, इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया, कुल 22 भाषाएं मूल संविधान में, अभी 22 है, मूल संविधान में 14 थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर कौन सी लैंग्वेज में पेपर आएगा AIB का, तो आपके संविधान में 22 भाषा हैं, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक फ़ायदा ये है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी पेपर आएगा, साथ में इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन दे रखा होगा, तो ये बेनिफिट हिंदी मीडियम वालों को मिल जाएगा। तो 22 भाषा है, तो 22 भाषाओं में पेपर आएगा AIB का, क्योंकि ये ऑल इंडिया में होने वाला एक एग्ज़ाम है। फिर शेड्यूल 9, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में, आपको ध्यान में रखना है, 1951 में हुआ था, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर शेड्यूल 10, दल बदल पर रोक लगाने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन था 1985 में। फिर पंचायत, ये भी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन था, उसमें पंचायत को जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और अनुसूची शेड्यूल 12 में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि अमेंडमेंट था 1993 का, 74वां अमेंडमेंट। अब बात करते हैं कुछ अमेंडमेंट के बारे में। पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान किसे कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। साथ ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो और लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष तक कर दिया था। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको सीधा ये ध्यान में रखना है कि 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। और प्रीएम्बल में ये प्रस्तावना में पहला संशोधन था, एकमात्र संशोधन, अमेंडमेंट। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पढ़ रहे हो ना आप अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर सवाल बनते हैं, इनसे पूछे गए हैं। 44वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि पहले आपके फंडामेंटल राइट होते थे 7, लेकिन अब कितने हैं, 6। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह करके कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कौन से संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया, तो था 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट, फिर आता है आपके 61वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें क्या किया गया था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी।
फिर आता है 73वां और 74वां संशोधन। इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया था, पहले पढ़ा था आपने अनुसूची, उसमें ही पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दर्जा दिया गया। फिर आता है 86वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? इसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। फिर आता है 101वां संशोधन, ये 2016 में हुआ था। इसमें जीएसटी लागू किया गया, तो ये भी सवाल बनाता है कई बार। और फिर आता है 103वां संशोधन, ये भी सवाल बनाएगा। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर आता है 104वां संशोधन, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को अब समाप्त कर दिया। फिर आता है 105वां संशोधन, जो कि ओबीसी से संबंधित हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपके 106वां संशोधन, जो कि महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के बारे में प्रावधान करता है। तो ये आपके हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट। और एक रह गया था पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो हुआ था 1951 में, संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही हो गया था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रावधान जोड़ा गया था। और साथ में कई सारे अमेंडमेंट हुए थे, लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है। फिर 24वां संशोधन 1971 में हुआ। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई, लेकिन अल्पीकरण की शक्ति दी गई है, यह ध्यान रखना। आर्टिकल 13 यानी कि समझना है अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या होता है? अल्पीकरण के अंदर ही आपका आता है सायरा बानो का केस, सायरा बानो ट्रिपल तलाक का केस आता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, अल्पीकरण में ही आता है। और अल्पीकरण कैसे? कि संसद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो फंडामेंटल राइट है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता, छीना नहीं जा सकता आपसे, ये जीवन जीने के लिए ज़रूरी है और इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर आपातकाल है तब भी इसे सिर्फ निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। तो इसमें संशोधन करने की बात तो बहुत दूर की बात है। गोलकनाथ का केस था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसमें सीधा बोल दिया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करोगे, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं करोगे, लेकिन उसमें अल्पीकरण कर सकते हो। जैसे एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक का, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो कि तलाक उल बिद्दत की बात करता है। एक तरफ तो अधिकार दे रहा था मुस्लिम मेल को, दूसरी तरफ मुस्लिम फीमेल को वहाँ पर उनके अधिकारों का आनंद हो रहा था। वहाँ पर लग रहा था कि उनके कुछ अधिकारों पर सतिकारित हो रही है, उनके अधिकारों की, उनका अधिकार हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है उनका। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए संविधान के संरक्षक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अल्पीकरण कर दिया, हटा दिया ट्रिपल तलाक को, जो कि विसंगत था, असंगत था संविधान से। तो अब यहाँ पर अल्पीकरण किया है ना, सायरा बानो के केस में ट्रिपल तलाक को हटाया है, जो कि अधिकार दे रखा था। वैसे शरीयत लॉ में टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनका अलग लॉ है, उनको हाथ नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी उनमें जा कर के संशोधन किया है ना। तो वहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पर अल्पीकरण करना पड़ा, क्योंकि वो संविधान से असंगत था। क्योंकि एक को तो मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन दूसरों को उसका मतलब उससे नुकसान हो रहा है, तो इस तरह अल्पीकरण किया जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 25वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ा गया था 31C को, जिससे कुछ कानूनों को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, वो हम बाद में देख लेंगे, चलो अभी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संशोधन की बात कर रहे हैं तो भाग 20 में है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट
संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत पहली बार कौन सा संशोधन किया गया? तो पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। तो कौन सा था? पहला ही था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन AIB में बनेंगे। नेक्स्ट, ये बन गया, देखो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? अभी क्वेश्चन सीधा बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके AIB में बनेंगे। तो आपको बताना है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हटा दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार बना दिया। क्या होते हैं कानूनी अधिकार? वे अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार जरूरत पड़ने पर आपसे छीन सकती है। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान का लघु संविधान? ये बन गया, देखो क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान का लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है 42वां संविधान संशोधन। ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था संशोधन में, ये आपने यहाँ पे पढ़ा था मिनी संविधान। क्वेश्चन भी बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन अमेंडमेंट पर बनेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ये तो पढ़ लिया अपन ने, ये भी पढ़ी हो गया है, ये भी हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? अब आपको देखना है, मेरे हिसाब से तो 106 हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 106 सही आंसर है। नेक्स्ट, संविधान में किस संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों को आपातकाल के दौरान अधिक शक्तियाँ दी गई? तो आपको संशोधन बताना है आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान ये था आपका 44वां संशोधन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42वां और 44वां। इनसे अक्सर सवाल बनते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, अति विशेष बहुमत। तीनों आपको ध्यान में रखना है। और संविधान संशोधन हमेशा ही विशेष बहुमत से होता है, ये बात आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, ये मैंने लिखा भी है, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन, ये चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया? ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, ये आपको बताना है। 61वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का विस्तार किया गया? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सतहत्तरवां हो सकता है, 79 रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 79 था। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का विस्तार किया गया था? तो वो था 79 अमेंडमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अमेंडमेंट से सवाल बनेंगे, 2 क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे और पूछेगा ही। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 51A को जोड़ा गया था। 51A में आपके क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। कितनी है? 11 है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, संविधान में जोड़े गए धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सेकुलर शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पहला तो नहीं था, 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? तो जाहिर सी बात है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए,
संशोधन हमेशा ही भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट करती है। चलिए, लैंडमार्क जजमेंट को कवर कर लिया है अपन ने, लेकिन इसे बाद में लास्ट में कवर कर लेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करते हैं, फिर उसके बाद में इस केस लॉज को भी, जजमेंट को भी कवर करेंगे। पहले एक बार के लिए क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं उनको, ताकि आपका संविधान जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आपको साथ में अगर जवाब दे पाओ तो एक बार के लिए आपको जवाब भी देना है, चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, पहले से बता दूँगा, आपको यहाँ पर पढ़ना ही है, ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है। यहाँ पर आपके 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर में से कम अगर आप 7 नंबर लेकर के आते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक पासिंग सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान को पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो इसे कब लागू किया गया था? इन्फोर्समेंट डेट लागू करने की थी 26 जनवरी 1950। तो ये आपको अच्छे से 2 डेट ध्यान में रखनी है, दोनों डेट्स को आपको ध्यान में रखनी है। एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले सवाल पढ़ के भी आंसर सॉल्व कर लेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यहाँ पर सभा की बात की जा रही है, तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये बन गया, देखो क्वेश्चन, जोड़ा गया था 1976 में, जो कि था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है या संविधान की आत्मा कहा गया है? तो मैंने आपको बता दिया, संविधान की आत्मा यानी कि प्रीएम्बल, तो आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को कब जोड़ा गया? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन, एकमात्र प्रस्तावना में होने वाला संशोधन। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 मुख्य आदर्शों का उल्लेख किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की बात की गई है, इक्वलिटी यानी कि समानता की बात की गई है, बंधुता, न्याय, इनकी बात की गई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय। तो ये प्रस्तावना में इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन ए, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से पढ़ना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4
आदर्शों का उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, और बंधुता और न्याय 3 प्रकार के। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने का पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार कहाँ से आए हैं? अभी पढ़ा है इसी वीडियो में, मौलिक अधिकार आए हैं अमेरिका से। तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें विस्तृत प्रावधान दे रखे हैं, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपको अच्छे से ये पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? भारत विदेशी शक्तियों पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है, अपने निर्णय खुद ले सकता है, सक्षम है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। इसे कहेंगे प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रारूपण किस योजना के तहत किया गया था? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का प्रारूपण कैबिनेट मिशन योजना पर के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान का प्रारूपण तैयार किया गया था। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द लैंग्वेजेज मेंशन। तो आपको बताना है कि कौन सी शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, प्रावधान बताया गया है। तो आपको बताना है वो 8वीं अनुसूची है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों के नाम हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य के गठन का अधिकार दिया गया है? अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, भारत नए राज्यों को ले सकता है, दे नहीं सकता। अपन किसी भी राज्य को ले सकते हैं, जैसे अपन ने सिर्फ सिक्किम को लिया, तो अपन दे नहीं सकते। जम्मू कश्मीर को कहाँ दिया है? लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7। कौन से संविधान संशोधन से हटाया? 44वें संविधान संशोधन से हटाया। पूरा आपको ध्यान में रखना है, पूरा। मूल संविधान में 7 थे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब कितने? 6 हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय किस रूप में उल्लेखित हैं? तो न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में
भारत को एक संघ राज्य के रूप में मान्यता देता है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये बताता है अनुच्छेद 1 बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये था 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, यहाँ पर 3 प्रकार की मैं बात करूँगा। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, वो दे रखी है आपके 352 में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेशनल इमरजेंसी 352। फिर राष्ट्रपति शासन, तो वो आ जाएगा आपके 356 में। ठीक है, 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और आर्थिक। राष्ट्रीय के बारे में 352, राज्य के बारे में 356, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, दोनों को ही अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये पूछा गया है राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। संविधान सभा के गठन की सिफारिश किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार फ्रेम होता है। कैबिनेट मिशन योजना। भारत का संविधान कितनी भाषाओं में हस्ताक्षरित है? तो 2 भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान दिया गया है? तो भाग कौन सा आपको बताना है जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं। तो भाग है, भाग आपको अच्छे से बताना है, 11 है, भाग 11 जिसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का प्रावधान किया गया है, भाग 11 में। ठीक है, ये तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरी सलाह रहेगी आपको डायरेक्ट देख के आपको सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ट्रिक बता देता हूँ, चारों को एक बार ऑप्शन जो भी चारों दे रखे हैं डायरेक्ट में देख लो, जहाँ दे रखा है ऑप्शन वो आपको सही करना है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ये कुछ बहुत बढ़िया है। प्रियम्बल में कितने फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है? तो प्रियम्बल में तो किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट नहीं बताए गए हैं, उल्लेख ही नहीं है, उल्लेख नहीं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, 12 में परिभाषा है और 13 में अल्पीकरण, 14 में समानता का अधिकार, 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार दिया गया है? तो जीवन का अधिकार दिया गया है आपको अनुच्छेद 21 में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संशोधन आपको ध्यान में रखना है। और 51A मौलिक कर्तव्यों के लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 51A कितने हैं? 11। कहाँ से आया है? रूस से आया है प्रावधान। ठीक है, तीनों बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मौलिक कर्तव्य 51A में दे रखे हैं, कितने हैं? टोटल 11 हैं। और एक्शनेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं होते, लेकिन अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया तो उसको उसकी
सज़ा मिलेगी। कहाँ से ये प्रावधान लिया गया? तो रूस से, सोवियत संघ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस भाग में निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दे रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से घुमा के भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये तो आ ही गया था, रिपीट हो गया, 26 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो संसद लगाएगी अनुच्छेद 61 में। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का उल्लेख है? जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में भी है, आर्टिकल 32 में भी है, आर्टिकल 136 में भी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, न्यायिक समीक्षा जिसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? भारत को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आपातकाल की घोषणा 352 से होती है। 3 प्रकार के मैंने आपको बता दिए, राष्ट्रीय, राज्य, आर्थिक, तीनों आपको ध्यान में रखना है। ये वाला 352, ये वाला 356, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, इसे ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रावधान दे रखा है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में दे रखा है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जो है वो 2 व्यक्ति जारी कर सकते हैं, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो 123 में दे रखा है आपके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन किस पर अनिवार्य नहीं है? किस पर नहीं है? वैसे तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दे रखे हैं और ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है सभी पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कार्यपालिका पर मैंडेटरी नहीं है, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो आर्टिकल 46 आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को भारत के संविधान की रक्षा, संरक्षण और समर्थन करने की शपथ दिलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 60 में दे रखा है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, 60 में दे रखा है, 60 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्यों की सहमति के बिना राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार नहीं है? तो ये दे रखा है आपके आर्टिकल 249 में। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट, भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में? तो ये तो 7वीं अनुसूची आपको ध्यान में रखनी है। 3 लिस्ट दे रखी है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये दे रखी है। यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया है संघ सूची में 100 विषय हैं, आप वापस क्रॉस चेक कर सकते हो, 100 विषय हैं। फिर राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं, क्रॉस चेक कर सकते हो आप एक बार के लिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है? तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से प्रारंभ होकर के 28 तक है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाग 20 है, ये तो आपको मैंने बता दिया। तो आर्टिकल अगर बताऊँ तो फिर 368। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मूल अधिकार भाग 3 में है। ये पूछा गया था AIB 17 में, लेकिन अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 1976 में। ऐसे सवाल इस बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास अपने पद से पदत्याग देने के लिए पत्र किसे देना होता है? तो राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या है? एक स्टैंड बाई है। इसका काम क्या है? जब राष्ट्रपति नहीं है उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, और ये निर्वाचित भी नहीं होता, ये राज्यसभा का स्पीकर होता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 131, ठीक है। इसको आपको अच्छे से, इस प्रकार के सवाल अक्सर AIB में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार है? नए राज्यों के गठन का अधिकार है आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 किस विषय पर बात करता है? संविधान संशोधन पर बात करता है। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का पूछा है, 6 वर्षों का होता है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 15(4) में किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार मुख्य न्यायालय को यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया है? आर्टिकल 32 में। भारत का कौन सा अनुच्छेद राइट टू एजुकेशन से संबंधित है? आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार, जो कि अब मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है? 25 से लेकर के 28 तक। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं है? तो अनिवार्य नहीं है ये पूछा गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। आर्टिकल 37 हो सकता है, बिल्कुल यही है आर्टिकल 37। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है? तो आर्टिकल 244(1) में। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। शेड्यूल एरिया के लिए कानून बना सकती है पार्लियामेंट, अनुच्छेद 244(1) में। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? मैंने अभी आपको बता दिया 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत किसी कानून को संविधान के विपरीत घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में है? तो विपरीत यानी कि अल्पीकरण। अल्पीकरण पढ़ोगे तो आप आज आर्टिकल 13 को अच्छे से ध्यान में रखोगे। अल्पीकरण का भी शब्द उपयोग किया गया है, तो ये आर्टिकल 13 में है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का विस्तार किया गया? 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? तो आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 54 में। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 85 में दे रखा है, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये फिर से आ गया अनुच्छेद 32, आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट, किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान में कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अब आपके EIB के एग्जाम होंगे तो सिख समुदाय के लोग कृपाण धारण करते हैं, उनका ये उनके धर्म में ये पालन करना होता है, तो ये दे रखा है आर्टिकल 25 में, तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो आर्टिकल 148 में आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 148। भारत के किस अनुच्छेद में वर्ग भेद यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? आर्टिकल 17। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्याय तक पहुंच को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो न्याय तक पहुंच यानी कि आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसी में ही PIL दायर की गई थी पहली। अब बात करता हूँ पहली PIL हुसैनारा खातून का केस था, बिहार राज्य का था, और उसी में पहली PIL दायर की गई थी। न्याय तक पहुँच, 17 कैदियों को अवैध रूप से बंधक बनाया गया था बिहार में, तो उनकी तरफ से केस लड़ा था पुष्पा कपिला हिंगुरानी, जो कि अधिवक्ता थी। उन्होंने पहले ही PIL लगाई थी और फिर 17 कैदियों को तो रिहा किया गया, साथ में देश भर के 40,000 कैदियों को भी रिहा किया गया था। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी यानी कि 352।
अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? तो आपको बताना है आर्टिकल 164। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 139A। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान वेतन के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान वेतन के लिए आपको जाना है आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन अब यहाँ पर अलग पूछा गया है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया तो 352, राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 यानी कि 356। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वां अमेंडमेंट था। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट के समय विशेष शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट के समय, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उस समय भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट के समय विशेष पावर, स्पेशल पावर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सभी नागरिकों के लिए भाषा, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनटचेबिलिटी। तो भेदभाव नहीं किया जाएगा इसका मतलब आपको बताना है रंग भेद के आधार पर आर्टिकल नहीं, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। यहाँ पर भाषा, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर आर्टिकल 15 बात करता है। नेक्स्ट, 82, किस अनुच्छेद में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई? तो चुनाव आयोग बना था आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 94 में है। और पहली सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, उसमें प्रोटेम स्पीकर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद के किसी सदस्य को लाभ के पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो आपको ध्यान में रखना अनुच्छेद 102। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संविधान में सम्मिलित किया गया? तो त्रिस्तरीय यानी कि 73वां संविधान संशोधन। 89, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी? 18 वर्ष कर दी। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में संशोधन किया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल संशोधन था 44वां, सॉरी 44वां था। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप भी। आपातकाल के बारे में प्रावधान जोड़ा गया था 44वां। 92, 97वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था सहकारी समिति। हो सकता है बिल्कुल यही है, सहकारी समितियों को जोड़ा गया था।
नेक्स्ट, किस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया? तो 103वां संशोधन था। नेक्स्ट, 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के तहत किस कानून को लागू किया गया? दल बदल विरोधी कानून को लागू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, 5 सवाल आपके इजी आएंगे, 5 सवाल आपके थोड़े ट्रिकी आएंगे, ठीक है। तो वो संशोधन से पूछेंगे और केस लॉ से पूछेंगे, जो कि आपके बैरक में नहीं है। नेक्स्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में किस सिद्धांत की स्थापना की गई? बेसिक स्ट्रक्चर की, मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या की गई? तो मेनका गांधी के पासपोर्ट ले लिए थे भारत सरकार ने, तो ये माना गया कि उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ है, तो आर्टिकल 21। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? तो गोलकनाथ के केस में ये निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट में संसद जो है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती। 98, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को पुनर्स्थापित किया? तो न्यायिक समीक्षा सिद्धांत को किया, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसको सही से पढ़ो। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को पुनर्स्थापित किया? इस केस में इसी को बोला गया था मूल संरचना सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और न्यायिक समीक्षा भी है इसमें साथ में, लेकिन ये अगर ऑप्शन में दे रखा है तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामले में किस अधिकार पर निर्णय दिया गया? तो वो अधिकार था आपके चुनाव का अधिकार। ये ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, चंपकम दोहरे राजन बनाम मद्रास राज्य मामले में किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया? तो अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन माना गया। नेक्स्ट, बैरूबारी यूनियन मामला किससे संबंधित है? तो बैरूबारी पड़ता है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मामला था, तो सीमा विवाद और क्षेत्रीय संप्रभु था, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी ये भी बोला गया था इस केस में प्रस्तावना भारत का संविधान का भाग नहीं है। एसआर बम्बई, इसके बम्बैया भी कहते हैं, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामले में किस अधिकार की रक्षा की गई थी? तो संघीयता की रक्षा की गई थी, फेडरलिज्म की बात की गई थी। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विश्वालोचन मदान बनाम भारत संघ मामले का संबंध किससे था? तो मुस्लिम निजी कानून से था। नेक्स्ट, नालसा बनाम भारत संघ मामले में किस समुदाय को अधिकार दिए गए? नालसा वाला आपको ध्यान में रखना, ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट, मोहन कुमार सिंह बनाम भारत संघ मामले में किस विषय पर निर्णय दिया गया? तो ये अनुच्छेद 21 का विस्तार था। नेक्स्ट, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर निर्णय दिया? तो ये था मौलिक अधिकारों में संशोधन। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर पालिका निगम मामले का संबंध किससे था? ये केस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आजीविका का अधिकार, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को का पुनर्स्थापन करना, उनके आजीविका का अधिकार, इसमें इस मुद्दे पर बात की गई थी। नेक्स्ट, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में किस सुधार की मांग की गई थी? पुलिस सुधार की मांग की गई थी। नेक्स्ट, शाह बानो बेगम का केस, शाह बानो केस का संबंध किस अधिकार से था? तो शाह बानो का केस था मेंटेनेंस से संबंधित था, ये आपको ध्यान में रखना है।
शाह बानो मेंटेनेंस, सायरा बानो ट्रिपल तलाक। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो जब आपको नाज फाउंडेशन दिखे तो आपको थर्ड जेंडर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 377। नेक्स्ट, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए, गाइडलाइन जारी की थी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर। नेक्स्ट, एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले का संबंध किससे है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वॉज रिलेटेड टू, तो ये था आपके केस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में कौन सा अधिकार प्रमुखता से प्रभावित हुआ था। तो वो केस था, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट लगाई गई थी, तो ये केस था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, आर कोल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को सुदृढ़ किया। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल के समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार को और अधिक सुदृढ़ किया है, राइट टू प्राइवेसी को सुदृढ़ किया है। नेक्स्ट, 2023 में केंद्र सरकार ने किस कानून में संशोधन प्रस्तावित किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये सवाल भी कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में कौन सा कानून लागू किया गया जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा होती है। तो नया अधिनियम लाया गया है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एआईबी में बनते हैं, फ्रेम हो जाते हैं। हाल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता को लेकर किस अधिनियम की व्याख्या की। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2023 में किस अधिकार को जीवितता का अधिकार माना है। तो स्वच्छ वायु का अधिकार, ऑप्शन डी। हाँ यही है, आपको यही ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या था। धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक प्रावधान को अयोग्य ठहराया। तो आर्टिकल 377 को। नेक्स्ट, हाल ही में किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय का हिस्सा माना। राइट टू एजुकेशन को, शिक्षा के अधिकार को, जो कि 21A में है। नेक्स्ट, भारत के हालिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में महिला विवाह की कानूनी उम्र क्या निर्धारित की गई है। अभी एक पिटीशन लगाई गई थी जिसमें 21 वर्ष बोला गया था कि महिला की जो आयु है विवाह की, तो वो फीमेल के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ही कर दिया, तो अभी 18 वर्ष ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता दी। तो यहाँ पर थर्ड जेंडर की बात आएगी तो नाज फाउंडेशन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है
तो वह किस अधिकार का उल्लंघन मान सकता है? आर्टिकल 15 का। भेदभाव यानी कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव हो सकता है। तो आर्टिकल 15 बात करता है। आर्टिकल 14 बात करता है कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, दोनों ही बात करता है। और अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा आर्टिकल 15। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या दर्शाता है? केवल जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन बी। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल, दोनों ही बताएगा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, और वापस गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमा युक्त जीवन। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों के खिलाफ भेदभाव का निवारण किया गया? आर्टिकल 15(3). भेदभाव तो आपको हमेशा ही आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में आर्टिकल 15 आएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार निहित है? तो न्यायालय में जाने का अधिकार निहित है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21A, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 के तहत राज्य का दायित्व क्या है? न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, कानून का काम का अधिकार सुनिश्चित करना, सभी बच्चों को शिक्षा देना। तो तीनों आंसर सही है, तीनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किस प्रकार के पशु संरक्षण का उल्लेख किया गया है? सभी प्रकार के, चाहे वो घरेलू हो, गाय बकरी हो, खाद्य पशु हो। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है? तो आर्थिक समानता के लिए आर्टिकल 38 नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय को क्या अधिकार है? अपने धर्म का पालन करने का भी अधिकार है, शिक्षा के संस्थान स्थापित करने का भी अधिकार है, भाषाई अधिकार भी है। तो ऑप्शन डी सभी अधिकार हैं। नेक्स्ट, किस न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ये कौन से न्यायालय ने कहा था? ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। किस मामले में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बोला था। नेक्स्ट, किस निर्णय में यह सिद्ध हुआ कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संसद के अधिकार से अलग है? SR बम्बई बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करना अनिवार्य है? न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करना अनिवार्य है, आर्टिकल 50। नेक्स्ट, किस संवैधानिक प्रावधान में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट, किस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म और जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो केस था SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बस यही इतने सवाल हैं आपके 140। और अब बात करेंगे PDF में
कुछ अमेंडमेंट हैं जो मैंने वीडियो डाल रखा है, लेकिन फिर भी इस क्लास में अमेंडमेंट को भी कवर कर लेते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है और केस लॉज पर, लेकिन इसी वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि ये पूरी क्लास है एक साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको पूरा एक साथ में पढ़ने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में मौलिक ढांचे का सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया? तो आपको बताना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट, साथ में शॉर्ट नोट भी है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों से में जोड़ा गया था? तो नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, यानी कि आर्टिकल 21। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला था। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की वैधता और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण मामला था। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। 2 या 3 नंबर के सवाल अब यहाँ पर नोटिस कर लो, 2 या 3 नंबर के सवाल केस लॉ से आते हैं, संविधान से केस लॉ से पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन हमेशा ही अमेंडमेंट से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपके संविधान से अदर कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्तियां भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? तो ये केस था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का। मैंने हर केस के साथ में शॉर्ट नोट रखा है ताकि आप केस को समझ सको, अच्छे से पढ़ सकते हो आप पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे? तो राष्ट्रपति शासन, तो आपको केस ध्यान में रखना, SR बॉम्बे बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस मामले में प्रभावी रूप से व्याख्यायित किए गए? तो ये था केस आपका यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रवीण भाई पटेल का। फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है 51A में, जो कि जोड़ी गई थी, रूस से आई है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के लिए गाइडलाइन किस मामले में जारी की? तो ये केस है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। मेल का पत्र बना कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर के। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह घोषित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती? तो संसद मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, तो IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट, भारत में आरक्षण की नीति का पहला संवैधानिक परीक्षण किस मामले में हुआ? तो ये आपको ध्यान में रखना है, चंपकम द्वारे राजन बनाम तमिलनाडु राज्य। अनुच्छेद 370 को हटाने के संदर्भ में संविधान सभा और राष्ट्रपति की शक्तियों का परीक्षण किस मामले में किया गया? तो इसके लिए एक अलग से एक्ट बना है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये एक एक्ट बना दिया गया है। तो अब ये मामला ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इस एक्ट के आने के बाद भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। पहले जम्मू कश्मीर अलग से एक राज्य था, अब केवल केंद्र शासित प्रदेश बन के रह गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में विधायिका और कार्यपालिका के संतुलन पर प्रकाश डाला? तो केस था BR कपूर बनाम भारत संघ का। नेक्स्ट, किस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार पर निर्णय दिया गया? तो ये था केस नन्दी सतपथी बनाम पाली महंती।
अभियुक्त को ये अधिकार है कि वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ये उसका फंडामेंटल राइट है। किस मामले में 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? तो केस था IR कोल्हो बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को तुरंत अयोग्य ठहराने का प्रावधान किस मामले में किया गया? केस था लिली थॉमस बनाम भारत संघ का। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक किस आधार पर ठहराया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन, विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। तो ये तीनों ही थे। नहीं, सिर्फ इसमें आपको ध्यान में रखना है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन। इस प्रकार के सवाल पूछेगा। उपरोक्त सभी हर बार सही नहीं होता है, तो हर बार आपको उपरोक्त सभी नहीं करना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। नेक्स्ट, भारत में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच पहले संवैधानिक संघर्ष को किस मामले में सुलझाया गया? तो केस था शंकर प्रसाद का हो सकता है, हाँ बिल्कुल, शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ का केस था। नेक्स्ट, शाहबानो केस यानी कि मेंटेनेंस, भरण पोषण, तो तलाक के बाद गुजारा भत्ता। नेक्स्ट, अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस अनुच्छेद के आधार पर मुख्य रूप से दिया गया? तो आर्टिकल 142। ये तो सभी को ध्यान में रखना है, लेटेस्ट ये है, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को किस मामले में आंशिक रूप से असंवैधानिक ठहराया? तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला। नेक्स्ट, कौन सा मामला सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधित था? तो केस था आदर्श हाउसिंग घोटाला। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के लिए किस मामले में मार्ग प्रशस्त किया गया? पशुपतिनाथ का मामला था, पशुपतिनाथ बनाम भारत संघ। 44वां संविधान संशोधन था, आपको याद रखना है, दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, और मैंने मेंशन भी कर रखा है, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के, ये तो मील का पत्थर साबित हुआ था, आप पढ़ सकते हो इसे अच्छे से। शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा था? तो TMA पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, डेटा संरक्षण और निजता के अधिकार पर किस हालिया मामले में ध्यान आकर्षित किया? तो ये केस है KS पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ, ये न्यायमूर्ति रह चुके हैं KS पुत्तुस्वामी। नेक्स्ट, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय करने का प्रावधान किस मामले में किया गया? इंदिरा साहनी हमेशा ही आरक्षण को लेकर के बात करती रही है, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। ये तो ठीक है, इसमें यहाँ गलत हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंदिरा साहनी भी आरक्षण की बात को लेकर के आती थी। और ये जो केस है भारत संघ बनाम बालाजी, इस केस में 50% वाला बात की गई थी, लेकिन इंदिरा साहनी ने क्रीमी लेयर की बात की थी। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर कई बार। तो आरक्षण के मामले में अगर 50% दे रखा है तो आपको केस भारत संघ बनाम बालाजी सेलेक्ट करना है, और अगर क्रीमी लेयर की बात की गई है तो वहाँ पर इंदिरा साहनी, क्योंकि अक्सर जब दोनों ही मामले एक ही बात को लेकर के होते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर 50% अगर अधिकतम सीमा पूछ लें तो आपको केस ध्यान में रखना है भारत संघ बनाम बालाजी का। नेक्स्ट, मंडल आयोग की सिफारिशों की वैधता
किस मामले में तय की गई? तो ये है आपका इंदिरा साहनी का केस। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। देखो सुप्रीम, यहाँ पर देख सकते हो आप, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया और यह भी तय किया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो मिलता जुलता है, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, मैंने दूर कर दिया आपकी कन्फ्यूजन को। किस मामले में राष्ट्रपति शासन की संवैधानिकता की व्याख्या की गई है? तो ये SR बॉम्बे बनाम भारत संघ का मामला, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ का मामला। नेक्स्ट, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में और मजबूत हुआ? तो और मजबूत हुआ था महिंद्रा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का पालन करना भी न्यायपूर्ण होना चाहिए? तो ये केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। नेक्स्ट, किस मामले में शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई, चैलेंज किया गया था? तो अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे 3 बातें आ गई। इंदिरा साहनी का केस, क्रीमी लेयर आपको ध्यान में रखनी है, बालाजी का केस 50% अधिकतम, और यहाँ पर चैलेंज किया गया है ओबीसी को आरक्षण को, तो अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 32, डेटा सुरक्षा डिजिटल अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला हाल ही में चर्चा में है? तो KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, पंचायती राज स्थानीय स्वायत्तता पर किस मामले में निर्णय दिया गया? अन्ना चंद्रा बनाम कर्नाटक राज्य। शाह बानो केस मेंटेनेंस, आपको ध्यान में रखना, तलाक के बाद गुजारा भत्ता। शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम की व्याख्या की? तो ये की थी धारा 125 CRPC की। यहाँ पर गलत सवाल नहीं करना है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 आपको सही नहीं करना है। तो किसकी व्याख्या की गई थी? धारा 125 की। इसको सेक्युलर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, शाह बानो केस के बाद किस अधिनियम को पारित किया गया? तो यहाँ पर मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में भारतीय नागरिकता अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध करार किया गया? तो नफीस अहमद बनाम भारत संघ का केस, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में पर्सनल डेटा सुरक्षा को संवैधानिक अधिकार घोषित किया? तो आदित्य चौधरी बनाम भारत संघ। पर्सनल डेटा नहीं, ये केस यहाँ पर गलत हो गया, इसका सही आंसर होगा कर्नाटका हाईकोर्ट बनाम भारत संघ। हाँ, इसको थोड़ा पढ़ लेते क्या है ये। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल डेटा सुरक्षा को संवैधानिक अधिकार मानते हुए निर्णय दिया कि हर नागरिक का डेटा की सुरक्षा का अधिकार है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कर्नाटका हाईकोर्ट बनाम भारत संघ, ठीक है। यहाँ पर मुझसे गलती होगी, आपको गलत नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया गया? तो समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार बनाम मेट्रो कर्मचारी, ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में मूल अधिकारों के तहत कर्तव्यों के उल्लंघन पर निर्णय दिया? तो इसमें केस था जोशुआ मैथ्यूज बनाम भारत संघ। नहीं है, ये शैलजा बनाम, कई बार, एक मिनट इसको फिर से पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में मूल अधिकारों के तहत कर्तव्यों के उल्लंघन पर, हाँ बिल्कुल, कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है शैलजा शर्मा बनाम भारत संघ का मामला ध्यान में रखना है। हाँ, यही मामला है, जोशुआ मैथ्यूज वाला कुछ अलग मामला है।
नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में समानता का अधिकार को संबोधित किया? तो ये केस है बबीता कुमारी बनाम भारत संघ। ये कंफर्म सही है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णायक फैसलों में संविधान के किस अनुच्छेद को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया? आर्टिकल 13। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में अवधि में सुधार के तहत समय सीमा तय की? सिद्धार्थ कुमार का केस है, सिद्धार्थ कुमार बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया? संजय कुमार बनाम भारत संघ का केस। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देने के बारे में निर्णय लिया? के कृष्णन बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं के अधिकारों पर आधारित किस जजमेंट में निर्णय दिया? सीमा अग्रवाल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, सायरा बानो बनाम भारत संघ का मुख्य मुद्दा क्या था? ऑप्शन आपको बताना है, तलाक ए बिद्दत, 3 तलाक का मुद्दा था। अभी भी 3 तलाक चल रहा है, लेकिन वो तलाक ए हसन के तौर पर चल रहा है। तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, 2 प्रकार के तलाक उल सुन्नत में आते हैं। लेकिन तलाक उल बिद्दत जो था वो ट्रिपल तलाक था, इमीडिएट दिया जाता था, तो उसको अब ख़त्म कर दिया है, असंवैधानिक। सायरा बानो का केस है। नेक्स्ट, सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में किस अनुच्छेद के तहत 3 तलाक समाप्त किया? तो चुनौती दी गई थी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21। क्योंकि आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। 15 में भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले का निर्णय कितने जजों की पीठ? 5 जजों की बेंच थी, उनमें 3-2 से फैसला आया था। 5 जजों की बेंच, 3-2 से बहुमत से निर्णय लिया गया था। नालसा बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने किस समुदाय को 1/3 जेंडर के रूप में मान्यता दी? ट्रांसजेंडर समुदाय को। नेक्स्ट, वसुंधरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला किस विषय से संबंधित है? तो ये है निःशुल्क कानूनी सहायता। आपको ध्यान में रखना है, बहुत फेमस केस है, PIL का पहला केस है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पहला केस है ये। वसुंधरा खातून बनाम बिहार राज्य, 17 कैदियों को रिहा किया गया था। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, वसुंधरा खातून मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद की व्याख्या की? तो आर्टिकल 21 की व्याख्या की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निर्णय दिया कि संपत्ति हस्तांतरण के मामलों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारित किया कि प्रस्तावना भारत का भाग नहीं है, और किस वाद में पलट दिया? तो पहले तो री बैरूबारी बनाम भारत संघ, इसमें प्रस्तावना नहीं माना, और केशवानंद भारती में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इंद्री बैरूबारी यूनियन केस किससे संबंधित है? तो भारत की क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट, री बैरूबारी यूनियन केस में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग भारत की सीमाओं के बदलाव करने के लिए किया गया था? तो आर्टिकल 143 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, री बैरूबारी केस में किस देश के साथ भूमि का आदान प्रदान हुआ था? बांग्लादेश। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तत्कालीन
पूर्वी पाकिस्तान। ये आपके क्वेश्चंस भी मैंने कवर करवा दिए हैं और केस लॉस के क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए, मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ मैंने 1000 क्वेश्चंस की ई बुक भी दे दी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही छात्रों को। वहाँ पर सारे मटेरियल मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। पीडीएफ जितनी भी हैं मैंने कवर करवाई, जितने भी सब्जेक्ट आपके मैंने एआईबी के सारे सब्जेक्ट कवर करवाए हैं, सब पे मैंने वीडियो बनाए हैं और सभी की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। मॉक टेस्ट जितने भी कवर करवा रहा हूँ उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ में ये पीडीएफ जो मैंने तैयार की हैं, जो बहुत बड़ी हैं, जिसमें मैंने संविधान के बारे में मेन पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो ये भी पीडीएफ आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मैं कभी नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वास्तव में नॉलेज मिल रहा है और आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि विद्या का व्यापार नहीं करना चाहिए, विद्या का दान ही होता है। ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया भी है। तो आजकल तो किसी भी मिडिल क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है 50,000 रुपये और लाख रुपये 1.5 लाख रुपये देना और कोचिंग लेना पॉसिबल नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ लो, जुड़े रहो, यूट्यूब से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तैयारी मैं करवाता रहूँगा हर एग्ज़ाम की। लॉ से जुड़ी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी सबकी तैयारी मैं इस चैनल पर करवाऊँगा। धन्यवाद।